नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। नई सरकार ने 26 मंत्रियों ने भी ली शपथ। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री समेत एनडीए के कई नेता रहे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बिल मंजूरी की टाइमलाइन तय नहीं कर सकती अदालत। राष्ट्रपति संदर्भ केस में सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली संविधान पीठ की राय। हिंसा छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रहे नक्सली। छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। कहा, आदिवासी संस्कृति हमारी विरासत और पहचान। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत। 2024-25 में 1,54,000 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक रक्षा उत्पादन। रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए के पार। पिछले एक दशक में भारी आवंटन और नीतिगत समर्थन का परिणाम। भारत में इजरायली कंपनियों के लिए निवेश के बड़े अवसर। भारत इजरायल व्यापार शिखर सम्मेलन में बोले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। वित्तीय प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, औषधि, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर जोर। और अब खबरें विस्तार से। पटना के केंद्र में गांधी मैदान सिर्फ एक खुला मैदान नहीं, यह बिहार की आत्मा के सबसे पुराने और सबसे जीवंत हिस्सों में से एक है। ये वह जगह है जहां सदियों पुराने इतिहास और आधुनिक राजनीति की आवाजें एक साथ सुनाई देती हैं। आज एक बार फिर पटना का गांधी मैदान ऐतिहासिक पल का गवाह बना। पल था बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण का। गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, चिराग पासवान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों समेत एनडीए के सभी घटकों के प्रमुखों, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता मौजूद रहे। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 27 मंत्रियों ने नई बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। खास बात यह है कि एक बार फिर से बिहार सरकार में पुरानी तिकड़ी नजर आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा सम्राट चौधरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, नितिन नबीन और रामकृपाल यादव सहित भाजपा नेताओं ने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली है। जबकि जनता दल यूनाइटेड के लेशी सिंह, श्रवण कुमार, विजेंद्र प्रसाद यादव, जमा खान और अशोक चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। एनडीए में बीजेपी ने 89 विधानसभा सीटों पर, जदयू ने 85 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 19 सीटों पर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 5 सीटों पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती है और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि यदि राज्यपाल को अनुच्छेद 200, जिसमें विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने की राज्यपाल की शक्ति दी गई है, के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना विधेयकों को रोकने की अनुमति दी जाती है, तो यह संघवाद के हित के खिलाफ होगा। संविधान पीठ ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि राज्यपालों के पास राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को रोके रखने की असीमित शक्ति है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट की राय मांगे जाने पर पीठ ने राष्ट्रपति के संदर्भ में मामले में जवाब देते हुए कहा कि राज्यपालों के पास 3 विकल्प हैं। या तो वे विधेयकों को मंजूरी दें, या पुनर्विचार के लिए वापस भेजें, या उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजें। पीठ ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करना संविधान द्वारा प्रदत्त लचीलेपन के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मामले में राज्य के राज्यपाल की ओर रोक कर रखे गए विधेयकों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से 8 अप्रैल को दी गई मान्य स्वीकृति को भी अनुचित बताते हुए कहा कि यह संवैधानिक प्राधिकार के कार्यों को अपने हाथ में लेने के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के अधिकारों का उपयोग न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता। पिछले 1 दशक में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शोध और औषधि क्षेत्र में स्वयं को निर्वाहक देश बनाया है। नेशनल वन हेल्थ असेंबली 2025 कार्यक्रम के वीडियो संदेश में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने ये बातें कही। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत तकनीकी क्षेत्र में प्रगति, मजबूत शोध क्षमताओं और स्टार्टअप्स के तेजी से बढ़ते इकोसिस्टम के कारण इनोवेशन हब के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि नेशनल वन हेल्थ मिशन की शुरुआत भारत में महामारी से निपटने के प्रमुख उदाहरणों में से एक है। यह नेटवर्क अभी सभी सेक्टर्स में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा, जिससे उभरती हुई महामारी के लिए शुरुआती चेतावनी और सिग्नल की पहचान हो सकेगी। इस मिशन के तहत 16 केंद्रीय और राज्य मंत्रालय तथा विभाग मानव, पशु और पर्यावरण की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं। We developed indigenous COVID-19 vaccines like Covaxin, Covishield, Corbevax, and the world's first intranasal vaccine, and supplied vaccines to more than 100 countries. We have also advanced next generation platforms in mRNA, DNA, viral vectors, and biosimilars, laying the foundation for rapid responses to future pandemics in the diagnostic sector. India has emerged as an innovation hub driven by advancements in technology, strong research capabilities, and a rapidly growing ecosystem of startups. Indigenous technologies like TrueNat, PathoDetect, CRISPR, based tests, and a growing ecosystem of medtech startups have greatly expanded our capacity for rapid, accurate, and affordable testing. Our clinical research network, genomic surveillance through INSACOG and One Health initiatives are strengthening public health science like never before. पिछले 11 वर्षों के दौरान भारत घरेलू रक्षा निर्माण की क्षमता विकसित कर धीरे धीरे अपने रक्षा निर्यात में इजाफा कर रहा है। भारत तेजी से रक्षा निर्यात के क्षेत्र में देश बड़ी ताकत बनकर उभरने की ओर अग्रसर है। देश रक्षा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, बल्कि दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहा है। भारत ने वर्ष 2024-25 में 1,54,000 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक रक्षा निर्माण किया है। रक्षा निर्यात भी 2014 के 1,000 करोड़ रुपए से कम होकर वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रक्षा उत्पादन में ये वृद्धि पिछले 1 दशक में देश के सैन्य औद्योगिक आधार को दिए गए भारी आवंटन और नीतिगत समर्थन का परिणाम है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रक्षा बजट वर्ष 2013-14 के 2,53,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 6,81,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो देश के सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का रक्षा विनिर्माण और 50,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हासिल करना है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए एक वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होगी।
कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA स्तर की बैठक आज दिल्ली में शुरू हुई। इस मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि समुद्र हमारी सबसे बड़ी विरासत है। समुद्री भूगोल से जुड़े देश के तौर पर इस इलाके की सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पक्का करना हमारी जिम्मेदारी है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश सहित सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मेजबानी की। सेशेल्स ने पर्यवेक्षक देश के रूप में और मलेशिया ने एक अतिथि देश के रूप में भागीदारी की। प्रथम महासचिव ने दिसंबर 2023 में मॉरिशस में 6ठी NSA स्तर की बैठक में लिए गए निर्णयों और सहयोग के 5 स्तंभों के अंतर्गत तब से की गई गतिविधियों पर CSC सदस्य देशों के समक्ष एक व्यापक समीक्षा प्रस्तुत की। इनमें समुद्री रक्षा और सुरक्षा, आतंकवाद और चरमपंथवाद से मुकाबला, तस्करी और सीमा पार संगठित अपराध से निपटना, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण अवसंरचना और प्रौद्योगिकी की संरक्षा और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत शामिल है। CSC के सदस्य देशों ने प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन के जरिए पहचान किए गए स्तंभों के तहत सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। उन्होंने CSC के दृष्टिकोण और उद्देश्यों के प्रति वचनबद्धता दोहराई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश का विकास और आदिवासी समुदायों का विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आज जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी समुदाय का योगदान भारत के इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय है। उन्होंने कहा कि आदिवासी संस्कृति हमारी विरासत और पहचान है, इसे संजोए रखना हमारा कर्तव्य है। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 2 दशक में जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं विकसित की गई है और उन्हें कार्यरूप दिया गया है। पिछले वर्ष गांधी जयंती के दिन भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया था। उस अभियान का लाभ देश के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय भाई बहनों तक पहुंचाया गया। वर्ष 2023 में जनजातीय गौरव दिवस के दिन 75 PVTG समुदाय के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान यानी PM जनमन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। ऐसे सभी कार्य सरकार द्वारा आदिवासी समाज को दी जा रही प्राथमिकता के प्रमाण हैं। जनजातीय विकास के कार्यों को निरंतर दिशा और गति प्रदान करने के लिए मैं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी और उनकी पूरी टीम को मैं सराहना करती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का रास्ता छोड़कर लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। राष्ट्रपति ने आदिवासी समुदाय के नेताओं के साथ साथ आदिवासी क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का रास्ता छोड़कर लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सुविधा सुविराचित और सुसंगठित प्रयासों से निकट भविष्य में ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का उन्मूलन संभव हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर बहुत सारा कदम उठाए हैं। ये एक बहुत ही संतोषजनक बदलाव है। 1,65,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हाल ही में आयोजित बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया। ये बहुत ही खुशी की बात है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय महानायकों के आदर्शों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ के निवासी सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान देंगे। इस दृढ़ विश्वास के साथ मैं एक बार फिर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति को नमन करती हूँ। धन्यवाद। छत्तीसगढ़िया
छत्तीसगढ़िया। भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। उन्होंने विदेश मंत्री फ्रेमवर्क डायलॉग की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मंत्री फ्रेमवर्क डायलॉग को व्यापक रणनीतिक साझेदारी को अहम बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारे व्यापार और निवेश संबंध भी लगातार बढ़े हैं और मुझे विश्वास है कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर चल रही बातचीत जल्द ही पूरी हो जाएगी। I do believe that they actually offer us a certain continuity of discussions and communication and understanding. And the result of that, I truly believe today we have a comfort level that has never been as strong as it is right now. Now, our Foreign Ministers' Framework Dialogue has been one of the key pillars of the comprehensive strategic partnership, and it surely reflects the trust, the democratic values, and our common vision for a free, open, and secure Indo-Pacific. As we mark 5 years of that partnership, the warmth and the ease of cooperation is there for all to witness. We have seen a remarkable expansion across all pillars of cooperation, including trade and investment, defense and security, education and skills, research and innovation, science, technology, space, energy, and so on. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में इजरायली कंपनियों के लिए निवेश के काफी अवसर हैं और दोनों देशों के उद्योग बुनियादी ढांचे के विकास, विनिर्माण और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा सकते हैं। वो तेल अवीव में भारत इजराइल व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने भारत के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और इजराइल के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के बीच समानताओं के बारे में बातचीत की। इजरायली कंपनियों और स्टार्टअप्स को भारत में सह विकास, सह डिजाइन और सह उत्पादन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच अन्य क्षेत्रों में वित्तीय प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, औषधि, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत चुनौतियों के बीच आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत की गति, कौशल और प्रतिभा दोनों पक्षों के लिए अपार अवसर प्रदान करती है। Our growth is high, our inflation is low, our forex reserves are at an all-time high of about $700 billion. Our banking system is strong with very low non-performing assets. I think the net non-performing loans of the entire banking system is less than 0.5%. A very robust and focused investment in infrastructure, consistently above $130 billion every year, so that we can provide infrastructure for the future to sustain this growth momentum. We are uniting the country through several means. We have one grid, electricity grid through the whole nation, not regional grids like many other parts of the world have. We have one goods and services tax, the indirect tax, across the country. We already had direct tax as only one. Many countries have different rates of tax, even within a country. It's a country that derives strength from unity. It's a country that's very proud of its own history, its own heritage, its own traditions, its own culture, and its own struggles. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 10 यानी कि 10D कारण बताए जिनकी वजह से भारत विश्व के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य बना है। ये भारत की विकास गाथा और भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच असीमित संभावनाएं और क्षमताएं हैं। I've spoken about 10 Ds that define India, that define the India growth story, the India commitment to the future. Democracy,
decisive leadership, demand, the demographic dividend, diversity, digitalization, decarbonization, very focused on sustainability, determination of 1.4 billion young Indians, the fast pace of development, and most important element which summarizes all of them is dependability, trust. I bring with you a nation that trusts Israel, and I offer the trust of 1.4 billion Indians to each one of you. I am very confident that the speed, the scale, the skill, the talent that India offers, the investor-friendly, predictable atmosphere to do business provides huge opportunities for business persons from both sides. Opportunities in technology, could be fintech, could be agri-tech, could be artificial intelligence, could be quantum computing, could be machine learning, pharmaceuticals, space, most important of all, defense. Unlimited possibilities, unlimited potential. Let us go for it. और अब एक नजर देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन की दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के दौरा करेंगे, जहां वे 20वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के सभी प्रमुख सत्रों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री IBSA नेताओं की बैठक में भी भाग लेंगे। साथ ही जोहान्सबर्ग में उपस्थित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में अफगानिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री अलहाज नरुद्दीन अजीजी से भेंट की। दोनों नेताओं ने व्यापार, संपर्क और लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के लोगों के विकास और कल्याण के लिए देश का समर्थन भी दोहराया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ 9वें बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, पर्यटन मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। दिल्ली में लाल किला के सामने ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों की गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर से की गई है। एजेंसी ने इससे पहले 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में आमिर राशिद अली और जासिर बिलाल वानी को पकड़ा गया था। भारत ने कहा है कि संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र वैश्विक स्तर पर न्याय संगत और व्यापक जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरा है। यह उन्नत निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने की क्षमता रखता है और भारत के उत्सर्जन लक्ष्यों को समर्थन दे सकता है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP30 के इतर 11वें JCM साझेदार देशों की बैठक में ये बात कही। देश की 26 प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों ने उनके प्लेटफॉर्म के डार्क पैटर्न से मुक्त होने की घोषणा की है। इनमें जेप्टो, जोमैटो, स्विगी, जियोमार्ट और बिग बास्केट शामिल है। सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है। डार्क पैटर्न अनुसूचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। सरकार इन प्रथाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय जल क्षेत्र में खास तौर पर चलने वाले सभी भारतीय जहाजों के लिए साइन ऑन, साइन ऑफ और शोर लीव पास की दशकों पुरानी जरूरतों को खत्म कर दिया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार भारत के नाविकों के साथ मजबूती से खड़ी है। भारत में जन्मी चीतामुखी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे प्रोजेक्ट चीता में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये भारत की चीता पुनरुद्धार पहल के लिए एक अभूतपूर्व सफलता है। अमेरिका ने भारत के लिए
एलेक्सीबर प्रोजेक्टाइल जेवेलिन मिसाइल सिस्टम और संबंधित उपकरणों की कुल 9 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने भारत को हिंद प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बताया है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि इस बिक्री से एक प्रमुख रक्षा साझेदार की सुरक्षा मजबूत होगी। मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए अलर्ट जारी किया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के 21 नवंबर से और तेज होने का अनुमान है, जिसके कारण निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 आज से गोवा में शुरू हो गया है। इस वर्ष के आयोजन सूची में 15 प्रतिस्पर्धी और क्यूरेटेड सेगमेंट शामिल हैं। फिल्म महोत्सव का उद्घाटन गोवा के राज्यपाल पूसपति अशोक गजपति राजू ने किया। समारोह में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद थे। राज्यपाल ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ तुलसी के पौधे को जल अर्पित कर पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के रूप में कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद शानदार परेड के साथ महोत्सव शुरू हुआ। परेड में गोवा की सड़कों में भारत की सिनेमाई आत्मा की जीवंत झांकी दिखाई दी और एनएफडीसी की 50 साल पुरानी यादों को ताजा करने वाली प्रस्तुति हुई। भारत एक सुर के तहत 100 लोक कलाकारों ने राष्ट्र के कोने कोने के नृत्यों को एक ऊंची और गूंजती लय में पिरोया। बच्चों के चहेते पात्रों ने भी दर्शकों को पुरानी यादों और मनोरंजन से सराबोर कर दिया। महोत्सव में 80 से अधिक देशों के मेहमान और फिल्म निर्माता शामिल होंगे। इसमें भारत और विश्व भर की 270 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। यह फिल्मोत्सव 28 नवंबर तक पणजी में चलेगा। इस भव्य आयोजन में स्क्रीनिंग के साथ साथ कार्यशालाएं, मास्टर क्लास और फिल्म बाजार आयोजित होंगे, जो देश के नए तथा उभरते फिल्मकारों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करेंगे। और फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। चलते चलते हम आपको छोड़े जाते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की रंगारंग झलकियों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।